साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लगभग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी जो रचना है वो उसकी विधा पूछी हुई है कि ये किस विधा की रचना है। तो ये जो वापसी रचना है उषा प्रियमदास जी की है, जो कि एक कहानी है। बढ़ते हैं आगे। गणपति चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने जो हमारा उत्तर छायावाद है, छायावाद के बाद का जो समय है, उत्तर छायावाद कवि उसके अंतर्गत रखे हैं। तो उत्तर छायावाद कवियों को जो है उन्होंने कितनी धाराओं में बांटा है? तो देख लेते हैं। तो 3 धाराओं में बांटा है, राष्ट्रीय चेतना प्रदान, व्यक्ति चेतना प्रदान और समष्टि चेतना प्रदान। उसके बाद बात करें आगे। नंबर 3 प्रश्न, हिंदी में श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात किन्होंने किया है? तो श्रृंगार सतसई परंपरा के जो सूत्रपात किया है करने वाले बिहारी है। सॉरी भाई, इसमें प्रश्न नहीं है, ये एक कथन है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की जो शुरुआत है वो बिहारी ने की है, और हिंदी में जो सतसई परंपरा, श्रृंगार सतसई परंपरा की शुरुआत करने वाले कवि बिहारी है। ये किन्होंने कहा है? ये कथन किसका है, किस विद्वान का है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। बढ़ते हैं आगे। प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, यह जो पंक्ति है ये निराला जी की है। उसके बाद मुक्त छंद की कल्पना हिंदी में विधिवत किस युग में मानी जाती है? तो छायावाद युग के अंतर्गत मानी जाती है मुक्तक छंद की कल्पना, जो कि निराला जी ने की थी मुक्तक छंद की, जिसमें कि उनके जो निराला ने अपनी कविताओं में मुक्तक छंदों का प्रयोग किया था। मतलब छंद मुक्त कविताओं की उन्होंने रचना की थी। तो उनको जो है रबर या केचुआ के नाम से भी जाना गया है। तो रबर या केचुआ केचुआ जो है किनकी कविताओं को कहा गया है? तो निराला जी की, ये आपको ध्यान रखना है, निराला। उसके बाद बात करें, क्योंकि निराला ने मुक्तक छंद की कल्पना की थी अपनी कविताओं में, छंद मुक्त कविताएं उन्होंने लिखी थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। जो ये पंक्ति है ये बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन, जो कि हल्लावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद 2021 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो एक विद्वान हुए हैं, एक लेखक हुए हैं, असगर वजाहत, जिसका जो नाटक है महाबली नाटक हेतु इन्हें जो है व्यास सम्मान से नवाजित किया गया 2021 में। बढ़ते हैं आगे। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो रहीम अकबर के कवि माने जाते हैं, अकबर के दरबार के कवि रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारी 10, निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किसने माना है? तो निबंध को एक स्वाधीन चिंता की उपज मानने वाले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। शिरीष का फूल नामक निबंध किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हल्लावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हत्यारे कहानी किन 2 साहित्यकारों ने एक ही शीर्षक में लिखी? तो अमरकांत और सलेश मटियानी ने जो है हत्यारे नामक कहानी दोनों साहित्यकारों ने एक ही शीर्षक में लिखी। बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो व्योमकेश दरवेश, जो कि 2011 में लिखी, और विश्वनाथ त्रिपाठी, यह एक जीवनी परक पुस्तक है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं?
विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश जो कि हजारी प्रसाद को केंद्र में लिखकर, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित जो पुस्तक है विश्वनाथ त्रिपाठी मिश्र जी की, वो है व्योमकेश दरवेश। बढ़ते हैं आगे। कामधेनु निबंध संग्रह किसका है? तो कुबेरनाथ राय जी का। कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो बिहारी ने। बिहारी की जो सतसई रचना है उन्होंने, उसमें कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में इन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिवाद काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हालावाद कवि जो है व्यक्तिवादी या व्यक्तिक कविताओं के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। हालावाद जो है उस हालावाद यानी कि इनके प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक मैंने आपको बताया ही था, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा? हरिवंश जो बच्चन सिंह ने जो है तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। ये बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन सिंह नहीं है भाई, ये डॉक्टर बच्चन सिंह है जो कि एक आलोचक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, त्रिशंकु निबंध संग्रह किसका है? तो त्रिशंकु निबंध संग्रह के रचयिता अज्ञे जी हैं। दोषों के लक्षणों का विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? तो दोषों के लक्षणों का जो विवेचन है सर्वप्रथम करने वाले रीति परंपरा के प्रवर्तक वामन जी रहे हैं। उसके बाद किसकी रचनाओं में आत्म संदेश और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हरिवंश राय बच्चन की। बढ़ते हैं आगे। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसे 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। नंबर 1 क्या भूलूं क्या याद करूं, नंबर 2 नीड़ पर निर्माण फिर, नंबर 3 बसेरे से दूर, नंबर 4 10 द्वार पर सोपान तक। तो इस प्रकार से 4 खंडों में इनकी आत्मकथाओं को प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं आगे। इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। कई बार क्रम वाइज भी प्रश्नों को लगाने को दे दिया जाता है इनकी बच्चन सिंह की आत्मकथाओं को, तो भी आपको ध्यान रखना है कौन सी आत्मकथा पहले आएगी कौन सी बाद में। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं। साँच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता रहे हैं कबीरदास जी। उसके बाद साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो हीरानंद सचिनानंद वात्स्यायन अज्ञे। सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए साहित्य में अमर हो गया? तो आप सभी को पता है बिहारी। बिहारी ने बिहारी सिद्धसई लिख करके जो है रीतिकाल के अंतर्गत मात्र एक कृति लिख करके ये जो हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गई है। और उसके बाद देख लेते हैं, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन रहे हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी। लोग है लगी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, पंक्ति के रचयिता घनानंद जी रहे हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा का नाम दिया है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई और सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? नागपुर में। बढ़ते हैं आगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रही। सबसे पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक भाषा को और जोड़ दिया गया जिसका नाम था सिंधी भाषा, और उसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया जिसका नाम था नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं को अभी हाल फिलहाल वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। किस संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, ये भी हम जो है
प्रश्न उत्तरों के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता शांति प्रिय द्विवेदी। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का है? तो भुक्तिवाद जो रहा वो किस आचार्य का है रस निष्पत्ति के संदर्भ में? तो भट्टनायक जी का। बढ़ते हैं आगे। मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? तो बाबर की। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन जी की। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा? तो ये कथन है पंत जी का। पढ़ते हैं आगे। नव भक्तमाल रचना के रचयिता कौन माने जाते हैं? राधाचरण गोस्वामी। उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार भारतेंदु जी रहे हैं और भक्तमाल रचना के रचनाकार नाभादास जी रहे हैं। भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास जी रहे हैं। इस प्रकार जितने भी ये भक्तमाल संबंधी रचनाएं हैं इनको आपको ध्यान से समझते हुए याद कर लेना है, क्योंकि भक्तमाल इम्पोर्टेंट रचना है नाभादास जी की। और कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में नव भक्तमाल, उत्तर भक्तमाल और भक्त नामावली, इन 4 रचनाओं को पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, एकलव्य के नोट्स के लेखक कौन माने जाते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। एक कस्बे के नोट्स लिखने वाले रहे हैं नीलेश रघुवंशी। एक पति के नोट्स लिखे हैं महेंद्र भल्ला जी ने एक पति के नोट्स लिखे हैं। उसके बाद एक पत्नी के नोट्स लिखे हैं ममता कालिया ने। उसके बाद जो है अगला प्रश्न हमारा, प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है रमेश्वर शुक्ल अंचल जी को। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यशपाल जी की ये रचना है, तेरी मेरी उसकी बात। इस प्रकार से हमने लगभग 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अपने इस चैनल के माध्यम से हम जो है परीक्षा तक सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू।